तो अब मैं शैलेंद्र शैल कवि हैं जाने माने, उनको ये मंच सौंपती हूँ आगे के संचालन के लिए। शैलेंद्र जी मेरे मित्र, सहयोगी और बहुत परिश्रम किया इन्होंने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में। शैलेंद्र। दोस्तों नमस्कार, और मैं शैलेंद्र आप सबका स्वागत करता हूँ। अब जो है उद्घाटन सत्र पूरा हो चुका है और सत्र शुरू होने वाले हैं। तो कुल 4 सत्र हैं और चारों सत्र का संचालन मुझे ही करना है। संचालन से अभिप्राय सभी सत्रों के जो प्रतिभागी हैं उनको बुलाने का कार्य मुझे सौंपा गया है। और आप जानते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम का संचालन उन्हीं को दिया जाता है जो अपने घर का संचालन ठीक से नहीं कर पाते। तो मेरे विषय में बहुत अच्छे से पता है। अब चलिए समय न गंवाते हुए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये संगोष्ठी एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे की देरी से चल रही है और इसके समय पर कर पाने की जो उम्मीद है वो बहुत कम है। इसलिए सभी प्रतिभागियों से और जो सत्र में भाग लेने वाले हैं उनसे भी एक अनुरोध रहेगा कि अपनी बात को जितनी संक्षेप में कह सकें आप प्रयास करें कि अपनी पूरी बात भी कह दें और थोड़ा छोटे से में अपनी बात रख पाएं। तो पहला सत्र जो है वो उसका विषय है आत्मविकलांगता, विकलांग लेखकों द्वारा रचित साहित्य, आत्मकथात्मक, काव्यात्मक तथा कथा साहित्य में विकलांगता का जीवित अनुभव, स्वर, प्रतिरोध एवं आत्मकथ्य की दृष्टिकोण से विश्लेषण, ये विषय है। और इस पैनल में जो मॉडरेटर हैं वो डॉक्टर दयाल सिंह पवार हैं, जो कि भारतीय लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और कवि जाने माने कवि हैं। इनकी कविताएं मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में एक कविता भी इनकी लगी है पीछे। तो ये इनका एक संक्षिप्त परिचय है। इसके अलावा इस पैनल में जो भाग ले रहे हैं हमारे साथ श्री गोपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, जिनके विषय में अभी अध्यक्ष महोदय से ही आपने सुना कि इनकी एक पुस्तक का विमोचन इन्होंने कल ही किया है। तो आप इससे पता चल गया होगा कि ये बहुत अच्छे लेखक हैं और कथा साहित्य पर इनकी गहरी पकड़ है। लगभग 14 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, 10 पुस्तकें ये संपादित कर चुके हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के लिए संपादन भी करते रहते हैं। और इसके अलावा दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग में उपनिदेशक के पद पर अभी कार्यरत हैं। तो हम इस पैनल में श्री गोपाल सिंह सिसोदिया जी का भी स्वागत करते हैं और साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि इनकी कृतियों पर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में एक शोध कार्य भी जारी है। और इसके अलावा हमारे साथ अर्पित जैन है, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल से आए हैं और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बतौर राजभाषा अधिकारी वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। पहले विभिन्न समाचार पत्र जो हैं अपने ब्रेल समाचार पत्र, उनका संपादन का कार्य इन्होंने किया है और इसके अलावा ये लेखन का कार्य भी करते हैं, जिनमें इनकी कई कहानियां शामिल हैं और अन्य विचार गद्य भी ये लिखते हैं। तो और इसके अलावा ये पैनल में ये आपका जो साथी है यह भी शामिल है। इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बतौर राजभाषा अधिकारी प्रबंधक के पद पर कार्य करता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, आपके बीच आता जाता रहता हूँ और कुछ गद्य में भी थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही छोटा कलमकार हूँ आपके बीच में। इस पैनल के अंतर्गत मैं भी शामिल हूँ। तो इन सब लोगों का स्वागत कीजिए और सत्र की शुरुआत कहने का मौका ही नहीं दिया, इन्होंने अपना परिचय खुद ही दे डाला, मुझे तो लेने का मौका ही नहीं दिया। एनीवेज हम इन चारों के स्वागत के लिए और इन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए डॉक्टर ईशा कपूर अहलावत,
जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं MTU में, और इसके अलावा सोनिका जो हमारी यहाँ की स्टूडेंट है, उनको बुलाते हैं और वो स्मृति चिन्ह भेंट करके इनका सत्कार करेंगे। सोनिका हमारी आर्शिलिपिक जो कोर्स है हमारा ट्रेनिंग है उसकी स्टूडेंट है। ये चार जो डॉक्टर दयाल सिंह पवार सर, श्री गोपाल सिसोदिया जी, श्री अर्पित जैन जी, श्री शैलेंद्र शैल मेरी दिशा में मैं अपने स्वागत के लिए करवाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में बताइएगा। तालियां कहाँ है? विश्व मेरी विवशता का कर रहा उपहास क्यों, सूर विरजानंद जैसों का भुला इतिहास क्यों, मैं निकम्मा दीन ये अपशब्द जग के क्यों सहूं, मैं उपेक्षित क्यों रहूं। ये मेरी पंक्तियां नहीं, ये पंक्तियां 1960 और 70 के दशक में मेरे गुरु प्रोफेसर पंडित बलदेव मित्र शास्त्री जी ने कही थी, और हम उस समय के परिदृश्य का इससे अवलोकन कर सकते हैं। मुझे आनंद और गर्व है कि हमारे मध्य में इस सत्र में बड़े समृद्ध व्यक्तित्व के स्वामी, जिनका साहित्य समृद्ध है, ऐसे 3 महानुभाव उपस्थित हैं, जिनका परिचय आपसे कराया जा चुका है। मैं व्यर्थ में उसकी भूमिका का निर्वहन करके अधिक समय व्यर्थ नहीं करूंगा, परंतु निश्चित रूप से मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं कि आप इस सत्र में, मुझे पूरी आशा और विश्वास है, और एक डिसेबिलिटी डिस्कोर्स की दृष्टि से एक शब्द आता है जिसकी हम लोग आलोचना करते हैं, विश्वास है, अंधविश्वास है कि आप लोगों के अंदर भी बोलने की इच्छा जरूर प्रकट होगी, परंतु हम विवश रहेंगे कि आपको अवसर उस समय प्रारंभ में दे नहीं पाएंगे, जैसे कि अभी मर्यादा है। तो निश्चित रूप से आपके मन में बीच बीच में कुछ बोलने की इच्छा तो अवश्य रहेगी। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। ये कविता और आत्मकथा और कथा, ऐसे 3 विषयों को लेकर हम लोगों ने जो चिंतन किया है, इससे पूर्व में भी हम लोग मिलते रहे हैं। तो मैं श्री गोपाल जी से अपने विषय का प्रारंभ करना चाहता हूँ। गोपाल जी का कथा साहित्य बहुत विस्तृत है, उन्होंने उपन्यास भी लिखे, ऐसे अनेक 14 ग्रंथ, मुझे ऐसा ध्यान है। 14 बड़ा विशेष शब्द है, 14 वर्ष का वनवास भी होता है उनका। ये जो 14 की संख्या ये प्रारंभ है, और निरंतर उनके समय, उनके जो समृद्धि काल हम उनके जीवन में देखते रहेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने भी उनकी रचनाएं बहुत पढ़ी है,
और उनकी कहानियों में दिव्यांगता विमर्श, विकलांग विमर्श जो कहिए वो पर्याप्त मात्रा में हमको देखने में आता है। जैसा आसुदाणी जी ने प्रारंभ में चर्चा की, उस रूप में भी आता है, जो सूत्रात्मक शैली है उसमें भी आता है, और कुछ अधिक स्फुट रूप में भी आता है। जगदीश जी ने जैसे प्रारंभ, हमारे आदरणीय जगदीश जी ऐसा मित्र रहे, इसलिए कभी कभी उनके विशेषण भूल जाते हैं। तो अपने बंधु जगदीश जी ने जो विषय रखे हैं बड़े महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से भी ऐसा मुझे लगता है कि जो इंटेलेक्चुअल, जो बौद्धिक चिंतन है वो हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुका है, परंतु उसकी यात्रा अधिक गति से होगी ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं सिसोदिया जी से ये कहना, प्रश्न, ये चर्चा उनसे प्रारंभ करना चाहता हूँ कि आपने जो दिव्यांगता के विविध चित्र अपने कथा में भेजे हैं, अपनी कथा में लिखे हैं, उनमें किस प्रकार के चित्र हैं? मैंने भी कुछ देखे हैं, परंतु उनमें उपेक्षा और जो हमारे इसका विषय है उसमें आपको क्या लगता है कि आपको क्या आप उसमें प्रकट करने का जो आपने जो भी कुछ किया है उसको आप हमारे श्रोताओं के सामने रखें। धन्यवाद डॉक्टर दयाल जी। जब हम कथा साहित्य की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कहानियाँ और उपन्यास हमारे जहन में कौंध जाते हैं। तो कहानियों की हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। नानी दादी सबसे आप लोगों ने भी सुनी होंगी और हम भी सुन के ही बड़े हुए हैं। कहानियों का उद्देश्य आखिर है क्या? सबसे पहले हमें ये विचार करना चाहिए, केवल समय व्यतीत करना नहीं, कोई न कोई उद्देश्य छोड़ना होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं और साहित्य से प्रेरित भी हैं, साहित्यकार भी हैं, और जहाँ बैठे हुए सभी कहीं न कहीं साहित्य से संबंधित अवश्य हैं। तो जो 6 तत्व हैं कहानी के, उनमें स्पष्ट है कि उद्देश्य की महत्ता रहती है। तो मेरे साहित्य में भी मैं जब बात करता हूँ, जब मैंने लिखना आरंभ किया तो उसके पीछे का उद्देश्य यही था कि विकलांग ही कहूँगा मैं, तो दिव्यांग तो जोड़ दिया गया। हालांकि आप भी प्रसन्न हो लें कि हम सब दिव्य शक्ति से युक्त हैं। तो दिव्यांग साहित्य कहें या विकलांग कहें, जो भी आप कह लें, तो विकलांग साहित्य में का उद्देश्य यही है कि उनकी समस्याओं को आम आदमी तक पहुंचाना। अब भी कितनी ही भ्रांतियां विकलांगों को लेकर के समाज में व्याप्त हैं। आज भी इतना चिंतन हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे तो अनपढ़ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके मध्य एक भ्रांति और अंधविश्वास, अभी डॉक्टर साहब ने कहा अंधविश्वास, तो वो अंधविश्वास विकलांगों के प्रति प्रचुर मात्रा में भरा पड़ा है। मतलब आप ये मानिए, तो उसको दूर करने के लिए कथा साहित्य से उपयुक्त और कुछ हो नहीं सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जब कभी आप जाइए, मैंने यहाँ तक भी देखा कि एक दृष्टिबाधित साथी था और उस बच्चा है वो जन्मांध था, वो विद्यालय में भी आ गया और उसके माता पिता भी बहुत नहीं तो थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे थे ही, और जोधपुर जैसे शहर में रह रहे थे। उनकी बहनों को मैंने देखा, वो उसका हाथ नहीं पकड़ती। वो उनका मानना था कि इसको हमने छू लिया तो हम भी दृष्टिबाधित हो जाएंगे।
जब हम ऐसी विडंबनाओं को देखते हैं तो अपना साहित्य अपने आप ही उपजने लगता है। और यही भ्रांतियां, यही अंधविश्वास दूर करने का मेरा भी प्रयास अपने साहित्य में रहा है। चाहे आपने मेरे कहानी पढ़ी हो, दीदी पढ़ी होगी आपने। दीदी कहानी एक अलग विषय को लेकर है। वहाँ दृष्टिबाधित या विकलांग व्यक्ति का वो सीधा सीधा आर्थिक रूप से दोहन करने का जो रहता है लोगों का, कि उसको एक कमाई का माध्यम बना ले, और जो मुर्गी अंडा देती हो उससे अंडा निरंतर लेते जाना ही उद्देश्य है। मैं यहाँ उस कहानी की व्याख्या नहीं करूँगा, आपने में से बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, क्योंकि मेरी ये बहुचर्चित कहानी है। किस तरह से एक लड़की की शादी होने से उसकी भाभी रोक लेती है कि क्यों? इसलिए कि उसकी निरंतर जो आय है, उसकी जो वेतन आता है वो आना बंद हो जाएगा। इस तरह की जो घटनाएं हैं। और एक चीज और मैं बताऊं, कोई मैं ही नहीं, सभी साहित्यकार, आप जितने तो साथी हमारे साथ बैठे हैं, वो सभी यही करते हैं। घटना घटती है तो वो प्रभावित करती है, और जब प्रभावित करती है तब तो किसी कहानी का जन्म होता है। उसी घटना के इर्द गिर्द साहित्यिक ताना बाना बुना जाता है। तो मेरा विचार है कि कोई भी साहित्यकार जब कोई कहानी या उपन्यास लिखता है, उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि समाज में व्याप्त इस सोच को दूर करना है, जो कि हमारे और सामान्य लोगों के मध्य खाई जो बनी हुई है। जी, मुझे लगता है कि बिना माइक के भी मेरी आवाज नहीं, आप दोनों शेयर कर रहे हैं और वो दोनों एक करेंगे, टाइस पे दो। तो मुझे लगता है कि आपकी कहानियों पर चर्चा करने के लिए तो पूरा दिन पर्याप्त नहीं रहेगा, माने उससे भी अपेक्षित अधिक रहेगा दिन। तो बहुत मैंने आपकी कहानी और दीदी कहानी भी पढ़ी है। मैं अर्पित जी हमारे एक पाक्षिक समाचार पत्र है, अभी मुझे लगता है कि साप्ताहिक है, पाक्षिक, वो पाक्षिक समाचार पत्र मेरे पास आता है और मैंने उसमें अर्पित जी के संपादकीय भी पढ़े हैं। तो उसमें जो कहानियों के विषय आत्मकथात्मक दृष्टि से तो ठीक है, परंतु उन्होंने कुछ अपनी कहानियां भी लिखी है। उन्होंने जो विषय रखा है, मुझसे जो चर्चा उनकी हुई थी कि विकलांगता को छिपाने का भी एक बड़ा प्रत्यक्ष विषय रहा है समाज में। अगर कोई डिसेबल्ड परिवार में पीडब्ल्यूडी है तो उसको छिपाने का मैंने भी एक दो प्रसंग ऐसे देखे हैं। तो उस विषय में आपने क्या कोई कहानी लिखी है या पढ़ी है, उस विषय में आपसे जानकारी हम लोग चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दयाल साहब, आदरणीय कौल साहब के चरणों में वंदन करूंगा, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठ पाया हूँ। क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा, और बहुत कुछ पढ़ा तो थोड़ा बहुत कुछ लिखने का प्रयास भी जीवन में किया। और जैसा अभी पहले सत्र में भी बताया गया था, उद्घाटन सत्र में, कि हमारा बौद्धिक स्तर होना चाहिए, तभी हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो लड़ाई करके नहीं हासिल किए जा सकते। तो निश्चित रूप से जो थोड़ा बहुत भी हमने कुछ पाया है वो AICTV की देन है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो जैसा हमारी चर्चा में पहले भी आया था, और बिल्कुल बात सही है,
विकलांगता को छुपाने का बहुत ज़्यादा प्रयास परिवारजनों की तरफ से किया जाता है और उसके कारण से एक ऐसी मनोवृत्ति विकसित हो जाती है किसी व्यक्ति के अंदर कि वो स्वयं भी विकलांगता को छुपाना चाहता है, विकलांगता को छुपाना चाहता है और उसके पीछे कारण ही होता है कि कहीं मुझे विकलांग जान करके तिरस्कृत न कर दिया जाए, कहीं मैं बहिष्कृत न हो जाऊं, कहीं मैं दूर न छोड़ दिया जाऊं। वैसे भी छोड़ तो दिया ही जाता है उसके बाद भी, लेकिन वो स्वयं को काट रहा होता है, लेकिन उसको ये लगता है कि ये मैं दिखाने से हो जाऊंगा। तो ऐसे कई संस्मरण जीवन में मिले मुझे, ऐसे हैं मेरे पास, जिनके आधार पे एक कहानी लिखी थी, रिटर्न लव। तो ये रिटर्न लव जो कहानी है, कहानी इस तरह की है कि इसमें एक लड़का होता है जो किराए पर कहीं रहता है अपने परिवार के साथ में, वहाँ रहने वाली लड़की के साथ उसका मतलब जो मकान मालिक की बेटी है प्रेम भी हो जाता है और प्रेम होने के बाद दोनों में अच्छी बातचीत होती है, सब कुछ होता है। लेकिन क्या होता है, किसी कारण से वो दूसरे शहर में चला जाता है, वहां से भी वो संपर्क में रहता है और संपर्क में तो चूंकि रहता है लेकिन एक दुर्घटना में दृष्टिबाधित भी हो जाता है। दृष्टिबाधित हो जाने के कारण से वो अपने सारे संपर्क जो पुराने संपर्क थे सभी से तोड़ लेता है। कहानी अपने हिसाब से आगे बढ़ती है, आखिरी में वो आपस में मिल भी जाते हैं, लेकिन जो लड़का है दृष्टि बाधित चूंकि था इसलिए वो अपनी दृष्टि बाधा को छुपाते हुए लगभग 20-25 सालों तक नायिका के साथ किसी प्रकार के संबंध में नहीं रहता, किसी प्रकार के संपर्क में नहीं रहता। तो ये तो कहानी की बात हुई, लेकिन ऐसी ही कई घटनाएं जो जीवन में देखी, जैसे हमारा ही एक मित्र जो हमारे विद्यालय में पढ़ा करता था, वो किसी ग्रामीण इलाके में रहने के लिए चला गया, वहां अखबार लेकर के बैठता था। उसको आंशिक रूप से दिखाई तो देता था, ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कभी दिखाई नहीं देता था कि वो अखबार को पढ़ सके। लेकिन जब उसी गांव में मेरी शिक्षक वाली नौकरी लगी, तो पहले मैं यहाँ यूनियन बैंक के पहले शिक्षक था, तो जब जाकर के देखा तो उसको अखबार लिए हुए देखा और वो अखबार उल्टा पकड़ के बैठा हुआ था। अब आप सोचिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि व्यक्ति ये भी नहीं बता सकता कि वो अखबार नहीं पढ़ सकता, बल्कि ये दिखा रहा है उल्टा पढ़ के करके कि वो पढ़ रहा है, पढ़ता है, पढ़ना आता है उसे। तो ये ऐसी कई घटनाएं हैं। इसके अलावा जैसा कि हमारा आज विषय है आत्मकथा और आत्मकथा, इस पर थोड़ा फिर चर्चा करते हैं। अभी हम कहानी के राउंड को पूरा करते हैं और बहुत जबरदस्त ढंग से अर्पित जी ने अपना विषय रखा है और निश्चित रूप से अभी हमारे पास केवल अगर ऐसा कहें कि 10 मिनट हमको अपने श्रोता बंधुओं को देना है तो लगभग 15-16 मिनट है, जो बहुत अपर्याप्त तो है, परंतु निर्वाह इसी में करना है। तो शैलेंद्र शैल अपने कवि हैं और उनको इसी भूमिका में सब देखते हैं। वो साहित्य के विद्यार्थी हैं, मैं तो मूलतः पाणिनि व्याकरण का ही विद्यार्थी हो गया और मुझे ऐसा कहते थे हमारे यहाँ की कविता तो वैयाकरण के सामने ऐसी होती है जैसे भयभीत मृगी। तो अब जो भी हो, परंतु मैं कविता का आनंद लेता हूँ। परंतु शैल ने बहुत साहित्य पढ़ा है और केवल कविता लिखने का विषय तो ठीक है, परंतु उसके बहुत पढ़ने का उसको अवसर रहा है। और शैल ने जो कहानियां पढ़ी हैं, मुझे ऐसा ध्यान तो नहीं आता कि उन्हें लिखी भी होंगी, लिखने की लेखन धर्मिता तो बहुत है, मैं जानता हूँ, अगर लिखी कि नहीं वो वही बताएंगे। परंतु जो कहानियां उन्होंने पढ़ी उसमें एक विषय हमारे मन में आता है कि जो विकलांग लेखक है वो अगर कहानी लिखे, ये किसी भी विधा के लिए महत्वपूर्ण है, या सामान्य व्यक्ति जो कहानी लिखे उसमें किस प्रकार के अंतर हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते ऐसा देखा होगा। मुझे लगता है कि प्रेमचंद जी जब निम्न तथाकथित निम्न वर्गों के विषय में कथा कुछ लिखते हैं तो कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की है, जबकि उनका बड़ा साहित्य बहुत श्रेष्ठ है। तो फिर उस दृष्टि से मैं ये विषय शैलेंद्र जी को सौंपता हूँ।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत कम समय में अपनी बात रखनी है। कथा साहित्य जहाँ तक लिखने का सवाल है तो मेरा तो गद्य में बहुत कम लिखना रहा है, लेकिन कुछ आर्टिकल जैसे मैंने लिखे हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में मैंने एक गोली वाला ब्रेल नाम से लिखा था, जिज्ञासा में जो छपा भी था, तो वो पूर्णतः जो है, जी बहुत धन्यवाद, पूर्णतः जो है वो अपने ब्रेल से संबंधित था। इस नाते वो विकलांगता से जुड़ा हुआ था। विमर्श में उसको रख सकते हैं, नहीं वो एक अलग विषय है, लेकिन हाँ विकलांगता से जुड़ा हुआ एक लेखन था। और इसके अलावा जो अन्य कथाकार हैं, जो कथा साहित्य हैं, वो जो लिखते हैं तो विकलांगता को किस तरह देखते हैं या क्या अंतर है, उसमें कुछ न कुछ अंतर तो आता है। कहीं कुछ ज्यादा दिखाई दे सकता है, कहीं कुछ कम दिखाई दे सकता है। लेकिन अन्य साहित्यकार यदि कुछ लिख रहा है विकलांगों के परिप्रेक्ष्य से लिख रहा है, तो उसमें कुछ न कुछ अंतर हमें देखने को मिलता है। अब उदाहरण के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा कथा पढ़ा जो विकलांगता विमर्श को बहुत अच्छे से रेखांकित करता है। चित्रा मुद्गल जी के लकड़बग्घा संग्रह से एक कथा है, कहानी है, जगदम्बिका बाबू गांव आ रहे हैं। तो ये जो कहानी है, ये एक ऐसे विकलांग को केंद्र में रखकर लिखी गई है जिसको पोलियो की वजह से उसका पैर खराब हो गया है और साइकिल की आवश्यकता है। साइकिल दी तो जाती है, लेकिन वो साइकिल तभी तक के लिए उसके पास रहती है जब तक कि उसका फोटो सेशन नहीं हो जाता और कैमरा वगैरह में जो है एक जो नेता है वो आता नहीं है और उसके सामने वो वितरित नहीं होती है। जब वितरित हो जाती है, नेता चला जाता है, तो वापस से साइकिल उठाने वाले लोग आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ लोकतंत्र या एक तरफ जहाँ व्यवस्था की खामियों को उजागर करती हुई कहानी, वहीं दूसरी तरफ एक विवश विकलांग चरित्र की कहानी भी है, जहाँ एक साइकिल तक के लिए विकलांग अगर व्यक्ति है तो उसको किस हद तक जो है समाज के सामने, सिस्टम के सामने झुकना पड़ता है और फिर भी वो उसको प्राप्त नहीं होती। तो ये उनकी अपनी कहानी है। तो उसमें ये एक कथा देखने को मिलती है। और अन्य जो लेखक हैं उनके, जैसे अन्य जो साहित्यकार हैं विकलांगता से अगर लिख रहे हैं, विकलांगता के बारे में यदि लिख रहे हैं, तो कुछ न कुछ अंतर दिखाई देता है। जैसे इसी में जो मैंने कहानी कही, इसमें विकलांगता विमर्श प्रकट रूप में शामिल नहीं हुआ। वो सिस्टम की खामियों को जरूर दिखा पाया लेखक, लेकिन विकलांगता की दृष्टि से उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव हुआ, उसके मन पर क्या प्रभाव हुआ, या उसका मनोविज्ञान कितना प्रभावित हुआ, उसको बहुत कम स्तर पर दिखाया। ऐसा नहीं कि नहीं दिखाया, लेकिन बहुत वो स्तर दिखाई दे, जो जिस फलक पे उसको दिखना था उस फलक तक नहीं दिखाई देता। तो एक ये अंतर है और बहुत कम समय में अपनी बात रखनी है। इसी तरह के और भी कई अंतर मिल सकते हैं, लेकिन अभी हम संक्षेप में अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। मैं ये प्रश्न करना जो है वो अगले प्रश्न की भूमिका थी। असल में जो साहित्यकार है और विकलांग साहित्यकार है, ये बात हो सकती है कि वो कथा में, कविता में अपने विषय को न रखे, परंतु ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि अगर वो आत्मकथा लिखे और आत्म की कथा में उसकी दिव्यांगता की झलक न आए, ये संभव नहीं। इसलिए जो दूसरा विषय है, जो आत्मकथात्मक शैली में कथा लिखने का एक विशेष है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि कई कृतियां बड़ी प्रसिद्ध रही हैं, जिसमें हेलन केलर की भी आत्मकथा है और जो विकलांग लोगों ने अपने विषय में भी लिखा है। ऐसे में मैं इस आंगन की तुलसी को प्रणाम करता हूँ। मैंने प्रारंभ में नहीं किया, यानी कौल साहब। तो कौल साहब ने जो 2 रचनाएं की है, स्मृतियां और संस्मरण, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, सबको पढ़ना चाहिए। और वो उस युग की हमको छाया पूरी तरह से देती हैं और आज भी उनमें से समस्याएं आज भी है। तो स्मृतियां जब उन्होंने लिखी, बहुत छोटी सी रचना है, तो स्मृतियां जो आत्मकथात्मक शैली में उन्होंने लिखी है, उसके बाद जब उन्होंने उसको अंग्रेजी अनुवाद के लिए, अब मुझे भी कुछ कहना है तो थोड़ा बहुत तो कहना पड़ेगा, मैं आगे पास करूंगा। तो जब उन्होंने ये विषय
मैडम अनेजा जो कि इंग्लिश अनुवाद के लिए उन्होंने दिया, तो उन्होंने कहा कि आप इस पर कुछ और लिखिए, अभी बहुत कुछ छूटता है ऐसा मुझे लगता है। तो कौल साहब का मन नहीं बना, परंतु जब उस पुस्तक का लोकार्पण हो गया तब उनके मन में आया कि हाँ ये बात सही है कि कुछ मुझे और भी लिखना चाहिए था, और उन्होंने संस्मरण नाम से एक और आत्मकथात्मक शैली में किताब लिखी। उसमें भी बड़े रोचक विषय हैं, उनकी चर्चा मैं करूंगा तो लंबा समय जाएगा। मैं आगे विषय को बढ़ाते हुए सिसोदिया जी ने जो साहित्य लिखा है, क्या आत्मकथात्मक साहित्य का भी उन्होंने लिखा है, मुझे पढ़ने का अवसर नहीं मिला, या फिर मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा जी के विषय में मैंने सुना है कि उन्होंने भी कोई आत्मकथात्मक शैली में कुछ लिखा है, हमको पढ़ने का अवसर नहीं मिला। तो विकलांग व्यक्ति द्वारा लिखी गई कोई कथा जिसके विषय में आप कुछ चर्चा करना चाहें, वो जैसा मैंने कहा पहले कि क्या वो उसमें दिव्यांगता की झलक, उसको तो आप पुष्ट करेंगे ही, मैं ऐसा मानता हूँ, तो आप अपना विषय इस विषय पर रखें। जी बिल्कुल। जहाँ तक आत्मकथ्य का विषय सवाल है, आत्मकथ्य कई साहित्यकारों ने लिखे हैं जो दिव्यांग हैं। तो आत्मकथ्य में मुझे याद आता है कि मैंने वर्मा साहब का तो आत्मकथ्य नहीं पढ़ा, मुझे सौभाग्य नहीं मिल पाया। कई बार उनसे चर्चा अवश्य हुई, लेकिन मैं चाह कर भी पढ़ नहीं सका क्योंकि समय अभाव रहा। लेकिन मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, एक अस्थि विकलांग हैं, हमारे साहित्यिक मित्र हैं संदीप तोमर, उनका एक आत्मकथ्य आया था 1-2 साल पहले, शायद एक अपाहिज की डायरी नाम से। तो एक अपाहिज की डायरी में उन्होंने अपने जीवन के खट्टे मीठे सभी पहलुओं को रखा है। तो आत्मकथ्य में सारी जितनी भी चुनौतियां, चाहे वो अपने बचपन में अपने साथियों के बीच रही, अपने परिवार के कुछ लोगों का दृष्टिकोण, और साथ ही साथ जब वो विश्वविद्यालय में आ गए और फिर रोजगार मिला, वहाँ तक का उन्होंने वर्णन किया है। और यही नहीं, अपने पारिवारिक जीवन में किस तरह की चुनौतियाँ उनके सामने आई, वो भी उन्होंने उसमें वर्णन किया है। तो जब आत्मकथ्य का प्रश्न आता है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो उसमें विकलांगता ना आए। जहाँ उनकी उपलब्धियाँ होती हैं तो वहाँ उनकी चुनौतियाँ भी सामने आती हैं, चाहे वो शारीरिक हों चाहे सामाजिक हों। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा भी आत्मकथ्य चल रहा है और थोड़ा सा मंथर गति से चल रहा है। तो ऐसी मैं आशा करता हूँ कि अगले वर्ष तक शायद वो आ जाए। ऐसी अगर सब कुछ ठीक रहा तो थोड़ा समय का अभाव रहता है, इस वजह से उस पर काम थोड़ा धीमे से चल रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। और जो आपने विषय रखा उससे अर्पित जी से हम लोग जानना चाहते हैं, वो उन्होंने संपादकीय लिखे हैं और 1-2 संपादकीय मैंने लिखे हैं जहाँ पर वो शायद कुछ रास्ता कहीं किसी के स्थान पर जाते हैं और वहाँ डिसेबिलिटी से संबंधित समस्या की चर्चा भी वो करते हैं। तो इस तरह से वेद मेहता जी ने भी, उन्होंने मुझे जानकारी दी, डॉक्टर वेद मेहता जी, प्रोफेसर वेद मेहता जी इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापक रहे हैं अंग्रेजी के। और वैसे अंग्रेजी के अध्यापकों ने हिंदी में बहुत जबरदस्त रचनाएं की हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो यहाँ पर भी आशु रानी जी ऐसा पता चलता है। तो ब्रेल समाचार पत्र में आपने संपादकीय लिखते समय भी इसका शैली का प्रयोग किया है। इस विषय में आपने ये शैली कितनी प्रभावशाली रही है, इस विषय में कुछ आपसे जानना चाहते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, एक तो डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा साहब की भी बात यहाँ पे कर लें। उन्होंने यात्रा स्मृतियों की नाम से एक पुस्तक लिखी है और उसका दूसरा खंड भी आया, मतलब पहला खंड 6-7 ब्रेल खंडों में है
और एक दूसरा खंड भी उसका प्रकाशित हुआ। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें जो लिखी हैं वो जो हम सभी के लिए काम की हैं। उन्होंने लिखा था कि ब्रेल, उनके विद्यालय में ये कहा जाता था, अमृतसर वाले विद्यालय में, कि ब्रेल में त्रुटि करना पाप है। निश्चित रूप से ये आज हम सबके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आज हम सभी लोग, हम में से बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पर हमें कंप्यूटर चलाने की आवश्यकता होती है। जब हमको लिखना पढ़ना होता है तो जिसको ब्रेल आती है वो ज़्यादा सफल होगा, तो ब्रेल नहीं आती है उसके लिए रास्ते बहुत थोड़े दुरूह होंगे ही। एक तो ये बात है। दूसरा, जो कुछ भी मैंने अपने संपादकीय में लिखने का प्रयास किया है उसमें बिल्कुल आत्मकथ्य रहा है, क्योंकि संपादकीय, जब भी कोई संपादक संपादन करता है, जैसा कि पहले विनोद सर ने भी कहा शुरू में ही, कि अगर हमें मार्क्सवाद पे लिखना है तो मार्क्सवाद का अध्ययन तो होना ही चाहिए। तो निश्चित रूप से संपादन जब हम करते हैं तो अपने अनुभव ही उसमें सम्मिलित होते हैं, और जैसा दृष्टिहीन विद्यालयों का माहौल रहा उस पर भी मैंने लिखने का प्रयास किया। उसके बाद सुधार हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं, लेकिन मेरे अपने विद्यालय को जो मैंने देखा था वैसा मैंने लिखा। तो तब एम.बी. शिरोडकर साहब जीवित थे, उन्होंने उस आलेख को वहाँ पर जो मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ के कार्मिक थे उनको दिखाया भी था कि देखिए क्या लिखा जा रहा है, क्या अनुभव है पिछले 10 सालों का, 20 सालों का हमारे विद्यार्थियों का, हमारे यहाँ से निकले हुए, तो उस पे होगा क्या, हम क्या कर रहे हैं, क्या सुधार कर रहे हैं, उस पर उन्होंने विचार करने का प्रयास किया था। इसी तरह से वेद मेहता, जो वेद मेहता साहब तो विभाजन की विभीषिका भी अपनी फेस टू फेस में लिखते हैं। फेस टू फेस उनकी एक आत्मकथा आई थी 1957 में, जब वो 22 वर्ष के ही थे। इसके अलावा उन्होंने 12 खंडों में अपनी आत्मकथा लिखी है, कॉन्टिनेंट्स ऑफ एक्साइल। तो ये कॉन्टिनेंट ऑफ एक्साइल जो है इसमें बहुत कुछ लिखा है। फेस टू फेस में भी उन्होंने लिखा है। फेस टू फेस में उन्होंने लिखा कि मैं इतना तंग आ गया वो मुंह में छड़ी से कि छड़ी को मैंने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। ये एक दृष्टिकोण है, क्योंकि छड़ी हमको अलग दिखाती है, इसलिए छड़ी को तोड़ के फेंकना पड़ा और बिना किसी मदद के भी चलना पड़ा। ब्रेल का उपयोग नहीं किया, हालांकि यह नकारात्मक बात भी है, लेकिन ब्रेल का उपयोग नहीं करना इसलिए क्योंकि मुझे वो अलग करती है लोगों से। लेकिन उसी क्रम में एक और आत्मकथा के बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूंगा यहाँ पर, वो है ललित कुमार जी की आत्मकथा विटामिन जिंदगी। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, स्टोरी टेल पर उपलब्ध भी है, पढ़ भी सकते हैं। तो ये जो विटामिन जिंदगी है, इसमें ललित कुमार जी ने इसकी जो भूमिका लिखी वो अपनी बैसाखियों से लिखवा दी है। तो विटामिन जिंदगी में भी बहुत तिरस्कार है, बहुत अपमान है, बहुत अवमाननाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी विटामिन जिंदगी उस पुस्तक का नाम है, क्योंकि जो विटामिन है वो जीवन की ये सब चीजों से नहीं मिलता। विटामिन मिलता है आशा से, विश्वास से, भरोसे से। और जो अस्थि विकलांग हैं उनकी एक बड़ी समस्या ये है कि वो देख सकते हैं और बहुत बार कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि हम देख नहीं सकते, तो बहुत सारे हाव भाव जो हैं हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि हम समझ सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने नहीं देखा इसलिए हो सकता है कि हम कुछ हाव भावों को इग्नोर कर जाएं और हमको करना ही पड़ते हैं। लेकिन जो अस्थि विकलांग हैं, जिनके पास व्हील चेयर है, तो वो तो सभी को देख रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं कि लंगड़ दिन बजाए बिन बोल रहा है कोई, लेकिन उठ के झापट नहीं मार सकते, है ना। हमको बोले तो हम तुरंत मार सकते हैं, है ना। हालांकि ये बहुत कठोर बात मैं यह कह रहा हूँ,
हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन करना भी पड़ता है, कई जगह कौन हिंसक होना भी पड़ता है। आप अर्पित जैन जी हैं और जैन तो सर मैं जैन हूँ, लेकिन हमारे जो 24वें तीर्थंकर हैं उनका नाम ही महावीर है। वाह, वीरता पर शांति के माध्यम से उन्होंने दिखाई और आपने बहुत अपना विषय रखा। परंतु क्या है कि आप जानते होंगे जब ट्रेलर की लाइन पूरी होती थी तो उससे पहले घंटी बजती थी, और जब हमारे अभी टाइप राइटर, अगर हम सामान्य टाइप राइटर से लिखते हैं तो भी घंटी बजती है, वो घंटी हमारी बज गई है। तो उस घंटी के कारण मैं क्षमा पूर्वक नाम नहीं ले रहा हूँ, तो क्षमा पूर्वक नाम लेंगे तो नहीं, कान बोल रहे हैं बात तो क्या तो डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी ने भी ऐसे आजकल एक जो आपका अखबार है, समाचार पत्र है, उसमें उनका एक श्रृंखला भी चल रही है जिसमें उन्होंने अपनी घटनाओं का ऐसा उल्लेख वो कर रहे हैं। अब एक पंक्ति आपके सामने रखता हूँ। पंक्ति तो ऐसी है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अब आप कहेंगे मैथिली शरणगुप्त को कहाँ ले आए, ये तो विकलांगता विमर्श है, महिला विमर्श नहीं है। परंतु मेरे एक मित्र है, वर्षा का समय था और वर्षा के समय में जब वो अपने विश्वविद्यालय से हॉस्टल में लौटे, शायद मुझे लगता है नरेश अरोड़ा जी थे, तो कहा कि अंधे जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आज हाथों में है लठ और जूतों में पानी। तो ऐसा हम लोग भी कई प्रकार से संबोधन होते हैं। तो मैंने कहा कि क्या केवल दृष्टिवान होने पर किसी को कहा जा सकता है तुलसी, मीरा या सूरदास, तो फिर क्यों अनायास किसी दृष्टिबाधित को कह देते हो सूरदास? तो क्योंकि हमको समाप्त करना है और हमारे प्रतिष्ठित कवि शैलेंद्र शैल जी है, निसार जी ने भी कविताएं लिखी हैं, परंतु अब शैलेंद्र शैल से ही चर्चा करते हैं। उन्होंने बहुत सारी कविताएं सुनाई, बड़े मनोरंजन की कविताएं सुनाई, वो लोक कवि है। तो लोक कवि होने के नाते अपनी दिव्यांगता को लेकर, अपनी दृष्टि बाधा को लेकर, विकलांगता को लेकर ऐसी कोई कविताएं उन्होंने लिखी होगी, उसकी चर्चा करेंगे। उनको क्या समस्या आती है कविता में, ऐसा वो अपना विषय रखेंगे थोड़ा सा। काव्य के क्षेत्र में, अभी कथा के क्षेत्र में भी बहुत सारे हमारे बीच में ही लेखक हैं जिनके बारे में चर्चा बहुत लंबी हो सकती है। जैसे घनश्याम सर के बारे में तो आपने सुना है, गौरी सेन जो काम कर रही है वो भी बहुत अच्छा लिखती हैं। तो ये सारे लोग हैं, लेकिन कविता के क्षेत्र में जहाँ तक सवाल है, कविताएं जो मेरे आसपास लोग हैं उनको मैंने पढ़ा सुना है, और लिखित तौर पर विकलांग विमर्श कविताओं में अभी बहुत दिखाई देता नहीं है, अगर हम जहाँ तक विकलांग कवियों की बात करें तो। लेकिन कुछ क्षण क्षण की चीजें आती हैं, उसकी भी अपनी वजह है। कविता मंच के प्रपंच का एक विधान दिखाई देता है। अभी तक जो हमारा क्षेत्र है एकेडमिक रूप से, या जिसको बौद्धिक रूप से छपने की बात कहें, या फिर विचार कविता कहें, तो उस तरह की कविताओं का जोर जरा कम हमारे दृष्टिबाधित या अन्य विकलांगों को तो मैं जानता नहीं, दृष्टिबाधित विकलांग क्षेत्र में कम दिखाई देता है। लिहाजा विकलांग विमर्श की कविताएं कम सुनने देखने को मिलती, लेकिन कुछ चर्चित लोग और चर्चित कविताओं का उल्लेख मैं कर सकता हूं। जैसे मैंने खुद भी एक कविता लिखी थी कि भोर का तारा बने हम, सबको अब रास्ता दिखाएं, तुम अभी तक रो रहे हो, अश्क पोछो मुस्कुराएं। तो ये एक विकलांग विमर्श, इसमें हक की बात की थी हमने, पूरी कविता नहीं पढ़ूंगा। इसी तरह यदि हम मनोज वाजपेयी हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं दृष्टिबाधित की छड़ी, और इस तरह से और भी बहुत सारी कविताएं। दान खा करके दया को पी रहे हैं हम, आपके रहमो करम पे जी रहे हैं हम, जिंदगी की ये बड़ी कुछ लिखा है उन्होंने, और रहम की तुरपाइयों से सी रहे हैं हम। मुझे पूरी पंक्तियां याद नहीं है उनकी, लेकिन वो भी मतलब बहुत मर्मस्पर्शी कविताएं जो है विकलांग विमर्श से जोड़कर आप देख सकते हैं। दृष्टिबाधित की छड़ी जो उन्होंने लिखी है, पथ बताती दृष्टिबाधित की छड़ी है, तो वो भी एक बहुत ही उम्दा कविता जो है विकलांगता से जोड़कर देखी जा सकती है। और हमारे यहीं के जो जिनके स्मृति में हर वर्ष कवि सम्मेलन का आयोजन होता है, मधुकर तालेवर जी अब तो नहीं रहे, स्वर्गीय मधुकर तालेवर जी, उन्होंने जो लुई ब्रेल के ऊपर जो वंदना लिखी, लुई तुम्हारे ब्रेल लिपि ने ऐसा अक्षर ज्ञान दिया, उसमें जो 6 बिंदुओं का जो वर्णन किया
अगर आप उसको पढ़ते हैं तो किसी दर्शन से कम नहीं लगता है ना। वो कुछ पंक्तियां जो मुझे जहाँ जहाँ से याद आ रही है कि छुआ बिंदु जब एक, हृदय में एकता जागी, बिंदु दूसरा छुआ दुखों की दुनिया त्यागी, तीसरा बिंदु छूते ही विश्वास आ गया, बिंदु चौथा छुआ तो मधुमास छा गया, बिंदु पांचवा 5 तत्वों का अर्थ दे गया, छठा बिंदु कर्मठता का सामर्थ्य दे गया, और बिंदु बिंदु से हाँ भव्य ज्ञान रत्नाकर जागा, परवशता का अंधकार घबरा कर भागा। तो देखिए कितनी जबरदस्त बात उन्होंने कही। और लुई के संदर्भ से ही लिखते हुए उदयपाल सिंह चौहान अपनी लुई चालीसा में भी 6 बिंदुओं को जोड़कर एक व्यूह रचना करते हैं, जिसमें कि ज्ञान प्राप्ति और साहस किस तरह से दृष्टिबाधितों में संचयित होता है, उसका एक बहुत ही मजबूत और सुंदर खाका खींचते हैं। वो पंक्तियां मुझे पूरी याद नहीं है, लेकिन इस तरह से आप देखेंगे तो कुछ कुछ चीजें आपको छिटकी छिटकी सी दिखाई देती हैं। तो अभी जो मेरी जानकारी है, और भी बहुत सारे कवि होंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी अभी दिखाई देती है वो इसमें ये देख सकते हैं, और भी इसका विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। तो आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। अब इस चर्चा को हमको पूर्ण करना है। तो जब विकलांग विधेयक 1995 में आया था तो मुझे ध्यान आता, मुझे भी कुछ कहना पड़ा कि वैसे तो शासन की हमसे सदा रहा करती थी दूरी, किंतु चुनाव निकट आने पर शासन की तो थी मजबूरी, किंतु चुनाव निकट आने पर शासन की तो थी मजबूरी, वोट बैंक हम नहीं किसी के, यह तो अपना चिर विशाल है, फिर भी शासन की अनुकंपा धन्यवाद है, साधुवाद है, और मंत्र नहीं यह पथ की बाधा से लड़ने का एक यंत्र है, एक विधेयक के आने से संघर्षों का नहीं अंत है, एक विधेयक के आने से संघर्षों का नहीं है। इसके साथ हम इसको समर्पित करते हैं और हाउस ओपन है। तो तो ये बहुत अच्छी चर्चा रही पहले सत्र की, और हम लोग इससे पहले कि 10 से 15 मिनट थोड़े से कुछ आपके फीडबैक है या क्वेश्चन आंसर्स है बोले, एक त्रुटि सुधार कर लेते हैं। डॉक्टर ईशा कपूर और सोनिका को एक बार और तकलीफ देते हैं। एक बार जरा तशरीफ ले आइए मंच पर। हाँ, ये कुछ चारों सदस्यों को मॉडरेटर अब आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। एक बार ताली, एक बार नेक्स्ट फ्री होगा तभी खाना मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम दयाराम है और मैं रक्षा मंत्रालय में कार्यरत हूँ। अभी ये क्योंकि लेखकों का एक सत्र चल रहा है तो मेरा एक प्रश्न है, चाहे दयाल सर हो या सिसोदिया सर हो या बाकी शैलेंद्र शैल या अर्पित जैन जी, मेरा एक बड़ा प्रश्न है। जब आप लोग साहित्य रचते हैं, क्योंकि आप चारों ही साहित्यकार हैं, तो साहित्य जब आप रचते हैं, हमारी एक बड़ी विवशता है, जितने भी जिनको कि टोटली ब्लाइंडनेस है, जिनके जहाँ तक मेरी जानकारी सिसोदिया सर की भी है और दयाल सिंह पवार सर भी टोटली ब्लाइंड हैं। तो आप लोग जब अपना साहित्य रचते हैं तो उसमें रंगों को कितना महत्व देते हैं, जैसे कहानियों में या कविताओं में? जो भी इसका उत्तर देना चाहें चारों में से। धन्यवाद।
धन्यवाद भाई जयराम जी। जहाँ तक दृश्य उत्पन्न करने का प्रश्न है, किसी भी साहित्य में दृश्य का बड़ा महत्व होता है, चाहे उसमें रंग हो, प्रकृति हो, और भी कुछ बहुत कुछ होता है हमारे आसपास का। तो एक तो मैं अपनी बात करूँ जहाँ तक, क्योंकि मैं प्रारंभ में मुझे दिखाई देता था तो थोड़ा सा मुझे उसका लाभ मिल जाता है रंगों का, लेकिन जो हम पढ़ते हैं उसका बड़ा महत्व होता है। तो सीधा सीधा जो सवाल का जवाब यही है कि पढ़ करके हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है इस संदर्भ में। और भी हमारे साथी कुछ कहना चाहिए, उनका स्वागत। दिनेश बात कर रहा हूँ। मैं सवाल मेरा है सिसोदिया सर से और दयाल सर से। सवाल ये है कि विकलांगता और विकलांगता विमर्श और हिंदी भाषा दोनों के अस्तित्व में कोई सामंजस्य हो सकता है? यदि किया जा सकता है तो कैसे? थैंक यू। ये जो अस्तित्व का प्रश्न है, ये है तो बड़ा महत्वपूर्ण, परंतु दोनों असल में एक आधार है और एक आधेय है। आधेय माने विकलांग हिंदी भाषा हमारा जो है आधार बनती है, और आधेय जिसको उस पर स्थापित करते हैं यानी विकलांगता विमर्श। तो विकलांगता विमर्श केवल हिंदी का विषय नहीं है, सभी भाषाओं का विषय है, और वो पूरी तरह से तो हमारे दृष्टिकोण का विषय है। तो जब तक भाषाएं रहने वाली है और जब तक दिव्यांग बंधु अपने बंधु भगिनी सब रहने वाले हैं, तब तक ये विमर्श भी रहेगा, टिकेगा, बहुत अच्छी तरह फलेगा और फूलेगा। तो निश्चित रूप से ये विकलांग विमर्श बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस दृष्टि से हिंदी भाषा की जो अपनी आपने चर्चा विशेष रूप से की है, अब हिंदी भाषा का स्वरूप अधिक विस्तृत और व्यापक हो रहा है, और जिस भाषा को हम बोलते हैं उस भाषा में आगत शब्दों की स्वीकार्यता यानी विदेश शब्दों की भी स्वीकार्यता, ऐसे इस दृष्टि से ये साहित्य हिंदी बहुत विस्तृत अलग पर आगे बढ़ रही है। इसलिए मुझे लगता है जो बात आप कहना चाहते हैं उसको अगर इस तरह से भी कहे कि सभी प्रकार के विमर्शों को सहन करने की और संप्रेषण करने की सामर्थ्य हिंदी भाषा में और अधिक बढ़ती जा रही है। और एक चीज और मैं यहाँ थोड़ा सा जोड़ दूं कि विमर्श, जब किसी भी विमर्श में हम बात करते हैं तो उसके सामने चुनौतियां भी बहुत आती हैं। मैं एक छोटा सा, अगर मुझे अनुमति दें मॉडरेटर साहब, तो मैं बताऊं एक छोटा सा अनुभव कि जब मैं साहित्य में विकलांग विमर्श की बात करता हूं तो अन्य साहित्यकार साथी जो हमारे सामान्य हैं वो लोग कहीं ना कहीं आपसे कटने भी लगते हैं। जिस तरह से दलित साहित्य में काम करने वाले लोगों को सामान्य तौर पर मंच नहीं देने की बात होती है, मैंने ये अपने अनुभवों से बात बता रहा हूँ कि उनके साथ जैसा व्यवहार होता है वैसा ही विकलांग विमर्श के साथ भी होता है। एक संपादक महोदय ने तो मुझे सीधे सीधे ये कहा कि यार आप विकलांग विमर्श की बात न करें तो हम आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहते हैं अध्यक्ष के रूप में। तो इस तरह की बात भी होती है जी। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर ईशा कपूर है, मैं रोहतक से हूँ। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरा फीडबैक है जो मैं देना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। गौरी मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं और उन्होंने मुझे यहाँ, मैं ये नहीं कहूँगी आमंत्रित किया, खींचकर आमंत्रित किया, क्योंकि हाँ खींच लाई। और मैंने उसको पहली बात यही बोली थी कि मुझे कुछ बोलने के लिए मत कहना, क्योंकि मैं बोलने से थोड़ा घबराती हूँ। हालांकि स्टूडेंट्स पर तो बहुत
दावा हो जाता है, क्योंकि ये पता होता है कि वो हमसे कमतर हैं और हम टीचर हैं। लेकिन दयाल सर ने ये बात कही कि आप आज की ये जब पैनल डिस्कशन सुनेंगे तो आप स्वयं को बोले बिना नहीं रोक पाएंगे। तो सबसे पहले तो सर को बधाई कि उन्होंने मुझे बोलने में मजबूर कर दिया। और दूसरी बात गौरी की, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो पीएचडी थी वो जैनेंद्र के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के पात्रों के जो असामान्य पात्र हैं उनके मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन पर थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक जो दिव्यांग व्यक्ति होता है, विकलांग होता है, उसका भी एक अलग ही मनोविज्ञान होता है, जो मैंने स्वयं पर इस चीज़ के कई अनुभव लिए। जैसे मेरे से बड़ी जो बहन है वो भी नहीं देख सकती, तो क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत रोशनी दिखती है, अभी भी दिखती है, तो जब भी मुझे कोई बचपन में कहता था कि इसको तो थोड़ा सा दिखता है, उसको बिल्कुल भी नहीं दिखता, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं स्वर्ग पा गई और सारे काम मुझे से करवाए जाए। तो मैं भाग भाग कर इधर उधर की लाइटें बंद भी कर देती थी और सब कुछ मुझे ही होता था कि ये तो मुझसे कमतर है और मुझसे बड़ी है, मैं इस चीज़ में इससे सुपीरियर हूँ कि मैं मतलब नहीं हूँ। और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे छड़ी लेने को भी ऐसा लगा, लोगों ने कहा कि ये तो आंखों से ब्लाइंड नहीं लगती। दूसरा स्वर्ग तब मिल गया जब मुझे एक लड़की को और कॉलेज गोइंग को कोई ये कह दे कि भाई आप आंखों से लगते नहीं, तो उसे लगने लगा कि छड़ी लेने से मेरी सुंदरता कुछ कम हो जाएगी, और उसने लेना मतलब छड़ी ज़रूरी नहीं समझा। और इसका खामियाजा मुझे बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुगतना पड़ा कि मैं अपनी फ्रेशर्स पार्टी में गई, वहाँ अकेली मैं ही थी और सारे बच्चों को ये लगा नहीं कि मेरी आंखों से कि मैं ब्लाइंड। और जब वो पार्टी खत्म हुई तो सब बच्चे उठकर जाने लगे, तो मैं उनके कदमों की चाप सुन कर उनके पीछे चलने लगी और वो आगे चले गए। और आगे काफ़ी लगभग 2 फुट ऊंची जगह थी और उसके नीचे खूब सारे गमले रखे थे और मेरे हाथ में छड़ी नहीं थी और मैं बिल्कुल अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करते हुए चल रही थी और मैं उन गमलों के ऊपर बहुत जोर से गिरी अपनी उस छड़ी का। मुझे उस दिन बहुत ये लगा कि मुझे फिर मेरी सिस्टर ने समझाया कि ये छड़ी तुम्हारे साथ तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी सुंदरता पर दाग नहीं। से नीचे भी तो आना पड़ता है। नमस्कार सभी को। एक प्रश्न है, अभी एक ही ले सकते थे, अभी हो गया। चलिए आप बोलिए, मैं संक्षेप में जो थोड़ा संक्षेप। तो मैं पूछना चाहता था कि अभी ये बात हो रही थी कि जब हम विकलांगता विमर्श की बात करते हैं और साहित्य में उसके प्रकटीकरण की बात करते हैं, तो अभी जो एक्सेप्टेंस है वो उस तरह से नहीं है। तो कहने का मतलब ये हमारा एक कर्तव्य ये भी है कि अमूमन ये जोड़ा जाता है कि अगर हम विकलांगता विमर्श की बात कर रहे हैं तो विकलांगों के बीच में ही जाएगा, तो वाइडर ऑडियंस तक उसको पहुंचाने का, जैसे अभी शैलेंद्र जी बोल रहे थे कि मंच की कुछ और डायनामिक्स हैं, मंच की कुछ और डायनामिक्स हैं, तो हमें मंच में प्रपंच करने होते हैं और इस तरह की बात। तो वाइडर एक्सेप्टेंस जो है तो वो उस क्या, एक तो ये उसके बारे में आपको अपना कोई कमेंट रखना चाहेगा पैनलिस्ट में से? मुझे दीजिए। हाँ, इस पर मुझे ये कहना है कि इस डायमेंशन को अदर ऑडियंस में पहुंचाने के लिए ये जरूरी है कि पहले विकलांगों को तो अदर ऑडियंस में पहुंचा दीजिए, है ना। कारण ये है, देखिए हम जितने भी प्रोग्राम करते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं या कुछ करते हैं, उनमें से 90% कार्यक्रम जो मेरे होते हैं वो अपने लोगों के बीच होते हैं, बाहर के लोगों के बीच में। तो पहले हम जब पहुंच जाएंगे, हमें जब लोग स्वीकार करने लगेंगे, तो हम अपने विमर्श को उन तक पहुंचा पाएंगे। ये मेरा एक तो कहना ये है। दूसरा ये है कि अगर इस विमर्श को अदर ऑडियंस तक लेके जाना है तो उसके लिए हमें लिखत में आना होगा, केवल कथित बात में कुछ रखा हुआ नहीं है। और उसी तरफ आज की ये जो संगोष्ठी है वो उस दिशा में एक पहला कदम मुझे दिखाई देता है। आगे आने वाले समय में इसके एकेडमिक ढंग जो हैं उन ढंगों से इसको आयोजित किया जाएगा, इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा।
इसको ट्रांसक्राइब किया जाएगा इस तरह के कार्यक्रम को, और फिर वो एकेडमिक जगत का हिस्सा बनेंगे, और धीरे धीरे लिखत में जब चीज़ें आएंगी तो ये विमर्श अदर ऑडियंस तक, जैसा कि आप कह रहे हैं, पहुंच पाएगा। और उससे पहले जोर शोर से हमें इस बात का प्रयास करना है, और अदर जो कहता है कि इंक्लूजन चिल्ला रहा है, उसे चाहिए कि जो कार्यक्रम है वो केवल विकलांगों के लिए, विकलांगों के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत करवाने की बात न करे। वो तो हमारे प्रेरणा उत्साह का एक कारण रहता ही है, साथ ही वो अदर वर्ल्ड में भी, अदर ऑडियंस में भी हमें एक्सेप्ट करे, हमें बुलाए, हमें कार्यक्रम करवाए, तब हम जो है, जब हम पहुंचेंगे तो विमर्श भी पहुंचेगा। ये है। ठीक है, तो अभी ये सत्र ही समाप्त होता है। हमें एहसास है कि हम एक सत्र जो हमारा और हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, अभी हम पीछे चल रहे हैं एक सत्र। तो अब हम खाने के लिए, भोजन के लिए अवकाश आप लोगों को देते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करें कि हम 2 बजे यहाँ पहुँच जाएं, और कोशिश नहीं, मैं 2 बजे ही कहती हूँ, तब कहीं आप लोग 2:10 तक इकट्ठे हो पाएंगे। और हमारे ट्रेवल्स से ये अनुरोध है कि आप लोग देखिए, जो लोग नए हैं यहाँ पे, जो जाने में असमर्थ है मेस में, वो थोड़ा हैंडल्स करेंगे। हमारे जो गेस्ट्स हैं और जो पैनल चर्चा के लोग हैं, वो मुकेश जी का कमरा यानी मेस के जस्ट सामने